गर्ल्स, आज मैं आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है, तो आज हम ये देखेंगे कि जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पक्षों से भी इसका गहन संबंध होता है। और आधुनिकीकरण के स्तर, इसकी दिशाएं व मात्राएं भी अलग अलग हो जाती हैं, यानी अलग अलग देशों में ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम भारत और श्रीलंका को कंपेयर करें तो काफ़ी दृष्टियों से ये समान हैं। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली दोनों जगह है और दोनों में ही नियतकालिक चुनाव भी होते हैं, लेकिन अब तक श्रीलंका में 8 आम चुनाव हुए और 8वां हुआ 1977 में। और यहाँ पर ये रीत चली आ रही है कि सत्तारूढ़ दल जो है वह हमेशा पराजित होकर विपक्ष के रूप में चला जाता है, यानी जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, वह चीज़। उसी तरीके से यदि हम भारत को देखें तो भारत में 8 आम चुनावों में एक बार ही ऐसा हुआ है कि जो दल सत्ता में था वह नहीं आया। हर बार वही दल यानी कांग्रेस ही सत्ता में आई है। जिन परिवर्तियों को हम पढ़ के और समझ सकते हैं या कि जो प्रभावित करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को, उनमें मैंने आपको अभी बताया कि 5 प्रमुख हैं बातें जो परिवर्त्य जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहला है परंपरावादी राजनीतिक संरचनाएं और संस्कृति। दूसरा है आधुनिकीकरण को धकेलने की ऐतिहासिक काल नियति। तीसरा है राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और अभिमुखीकरण। और चौथा है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के परिवर्त्य। ये जो 4 हैं, मैंने 5 बताया था, ये 4 ही परिवर्त्य हैं, ये प्रमुख माने गए हैं। तो यदि हम पहला परिवर्त्य लें तो मैंने आपको बताया है राजनीतिक संरचनाएं और संस्कृति। तो राजनीतिक संरचनाओं की परंपरागत प्रकृति का राजनीतिक आधुनिकीकरण पर बहुत गहन प्रभाव पड़ता है। और यदि हम उदाहरण लें नेपाल का, तो वहाँ पर जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उनको परंपरागतता के सांचे में ढालने की बहुत गहन कोशिश की गई, और इसी के कारण वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से हो रही है। दूसरी तरफ यदि हम भूटान को लें तो हम ये कह सकते हैं कि यही बात कह सकते हैं कि वहाँ पर भी राजनीतिक उथल पुथल या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इसलिए नहीं आई क्योंकि वहाँ पर जो संरचनाएं हैं वो परंपरागत हैं। और दूसरी तरफ तो ये उदाहरण मैंने आपको भूटान और नेपाल के दिए। तो हम यदि भारत से कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में आधुनिकीकरण अधिक तीव्र गति से हुआ है इन दोनों देशों के मुकाबले। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं की संचालक संरचनात्मक व्यवस्था परंपरागतता के बंधनों में यूं हम कह सकते हैं कि जकड़ी हुई है। यदि हम संस्कृतियों को लें तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य संस्कृति और विशेषकर राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति जो है वह भी काफ़ी प्रभावित करती है राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रोसेस को। क्योंकि सामान्य संस्कृति का जो संबंध है वो मनुष्य की अभिवृत्तियों से होता है और ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में बनती है, तो इसलिए इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता। यदि लोग बहुत रूढ़िवादी हैं या परंपरागत हैं या अपनी संस्कृति से बहुत जुड़ाव है उनका, तो वो उसको आसानी से बदलना नहीं चाहते।
उदाहरण के लिए भारत में संविधान में जो आधुनिकतम राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना है उसके प्रावधान आसानी से सम्मिलित किए जा सकते थे, लेकिन यदि फॉर एग्जांपल यदि उदाहरण के लिए हिंदू कोड बिल है, उसमें यदि हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते उस समय जब संविधान बना था तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता, क्योंकि लोग अपनी संस्कृति से बड़े जुड़े हुए थे और जो समाज के ठेकेदार हैं इसके पक्ष में नहीं थे। तो इसलिए कोशिश भी करी लाने की, कुछ परिवर्तन करने की, लेकिन नहीं ला पाए उस समय हम लोग। और क्योंकि जो परंपरागतता है संस्कृति में उसमें इतनी शक्ति होती है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण नियामक उसको कहा जा सकता है। तो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि लोगों में यदि वह जज्बा है कि हम आधुनिक चीज़ को अपनाएं और जो सही है और समय के अनुसार जिस प्रकार हमें बदलना चाहिए यदि हम बदलने की कोशिश करें तो वह संविधान जो है वो उसमें परिवर्तन ला सकता है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है। और यह काफ़ी हद तक लोगों की मानसिकता पर भी डिपेंड करता है और जो उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उस पर भी, यानी साक्षरता और इन चीज़ों पर भी, समाज कितना खुला है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात है आधुनिकीकरण जो है उसकी ऐतिहासिक काल नियति, यानी आधुनिकीकरण को धकेलने की ऐतिहासिक काल नियति। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, यदि हम भारत का उदाहरण लें तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो है उसमें जो 42वां संशोधन था उसमें अनेक मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। यदि यह 1976 के स्थान पर 1956 में होता तो इसे भारत का शायद कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करता। तो इतिहास की धारा के प्रतिकूल परिवर्तन लाना अत्यंत ही कठिन कार्य है और इतिहास की धारा प्रवाह के अनुकूल लाना आसान ही नहीं स्वतः ही होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के साम्राज्यवाद को बनाए रखना कठिन हो गया, क्योंकि इतिहास की सामान्य धारा के प्रतिकूल पड़ने लग गया साम्राज्यवाद। तो इसलिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्त्य है। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्त्य है राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति। अब आधुनिकीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस देश का नेतृत्व कैसे व्यक्ति ने संभाल रखा है। उदाहरण के लिए भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संरचनात्मक व्यवस्थाओं को काफ़ी आधुनिक बनाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने भी संविधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली स्थापित की। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें पाकिस्तान में तो वहाँ पे मिलिट्री रूल था और मोहम्मद अयूब खान ने सैनिक शक्ति के आधार पर सत्ता संभाल कर कोशिश की थी आधुनिकीकरण लाने की, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। और 1962 में नया संविधान लागू किया तथा चुनाव कराए, जिससे राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आई। यानी जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है या मिलिट्री रूल होता है वहाँ आधुनिकीकरण जो है उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्मा में भी सैनिक क्रांति करके प्रधानमंत्री ने सत्ता हथिया तो ली और 6 महीने के बाद वहाँ पर परिस्थितियाँ सामान्य भी हो गईं और उन्होंने पुनः वापस सौंप दी सत्ता। तो नेताओं की जो राजनीतिक आधुनिकीकरण में भूमिका जो है वो उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है जब हम उनके नेचर यानी कि वो किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है इस बात को हम ध्यान में रखें तो। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो है वो मैंने आपको बताई कि सामाजिक व्यवस्था है ना, इसको भी
राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के परिवर्तन के रूप में माना जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था जो है वो क्रियाशील रहती है और राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले निवेश सामाजिक व्यवस्था में से ही आते हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के द्वारा प्रस्तुत वातावरण के अनुरूप ही राजनीतिक व्यवस्था भी होती है। यानी स्वेच्छाचारी या सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में ये जो संपर्कता है वो पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन इसमें विशेष गतिशीलता नहीं रहती। तो यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में या तो तीव्रता ला सकती है या शिथिलता, दोनों ही ला सकती है। यदि जो वहाँ की प्रकृति है यानी जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, तब तो आधुनिकीकरण को वह प्रोत्साहित करेगी, वरना नहीं। और यदि कोई तानाशाही व्यवस्था है तो वहाँ पर आधुनिकीकरण वैसे ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये 4 फैक्टर्स या कारण थे या परिवर्त्य थे जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो हम समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संरचना और संस्कृति की परंपरागतता, नेतृत्व की निरंकुशता तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का जकड़ा होना इन देशों को आधुनिकीकरण के युग में प्रवेश लेने नहीं देता। और यदि व्यापक पैमाने पर सैनिक या परंपरागत तानाशाही व्यवस्थाएं विद्यमान रहती हैं, तब भी राजनीतिक व्यवस्थाएं आधुनिक नहीं बन सकती। तो हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का भविष्य क्या रहेगा। यानी यह तो इन सब 5 परिवर्त्यों पर ही डिपेंड करता है और हर देश का अपना अलग स्तर होता है आधुनिकीकरण का। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।